यहाँ मुख्य ध्यान D60 षष्ट्यांश की भूमिका पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यही वह स्तर है जहाँ कुंडली का मूल कारण स्थित होता है। D1 और D9 जहाँ जीवन में घटने वाली घटनाओं और उनके प्रकट रूप को दिखाते हैं, वहीं D60 यह स्पष्ट करता है कि उन घटनाओं के पीछे का गहरा कारण क्या है और वह प्रवृत्ति कहाँ से उत्पन्न हो रही है। D60 को संचित कर्म का प्रतिनिधि माना जाता है, अर्थात वह समस्त कर्म जो पूर्व जन्मों से संचित होकर इस जन्म में आधार के रूप में उपस्थित है। यह कुंडली यह नहीं बताती कि क्या होगा, बल्कि यह बताती है कि क्यों होगा। जब किसी विशेष प्रकार की समस्या D1 और D9 में दिखाई देती है और वही पैटर्न D60 में भी दोहराया जाता है, तो यह संकेत होता है कि वह केवल इस जीवन की परिस्थिति नहीं है, बल्कि उसकी जड़ गहराई में स्थापित है। यह रोगी एक ऐसी जन्म कुंडली संरचना के साथ आता है जिसमें शरीर और मन दोनों स्तरों पर उच्च संवेदनशीलता तथा तीव्र प्रतिक्रियाशीलता मौजूद है। D1 और D9 दोनों कुंडलियों में मंगल, बुध और शुक्र के आधार पर एक स्पष्ट, तकनीकी और परस्पर पुष्ट होने वाला पैटर्न दिखाई देता है। D1 में लग्न धनु होने पर मंगल चतुर्थ भाव मीन राशि में चंद्र के साथ स्थित है, जो शरीर के आंतरिक तरल तंत्र, विशेषकर पेट और छाती के भीतर के संवेदनशील भागों में सूजन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। चतुर्थ भाव मूल शारीरिक स्थिरता और आंतरिक शांति का सूचक होता है, अतः यहाँ मंगल की उपस्थिति व्यक्ति के भावनात्मक और शारीरिक आधार को अस्थिर करती है, जिससे मानसिक तनाव का सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। बुध अष्टम भाव कर्क राशि में सूर्य के साथ स्थित होकर दग्ध अवस्था में है, जो आंतों, पाचन तंत्र और आंतरिक प्रक्रियाओं में दीर्घकालिक विकृति और छिपे हुए रोग की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अष्टम भाव की प्रकृति ही गुप्त, जटिल और लंबे समय तक चलने वाली समस्याओं की होती है, अतः यहाँ बुध की स्थिति आंतों की कार्यप्रणाली को कमजोर और संवेदनशील बनाती है। शुक्र का सीधा संबंध रोग भावों से नहीं होते हुए भी चंद्र और मंगल के प्रभाव तथा जलीय तत्व के कारण शरीर की सुरक्षात्मक परत, विशेषकर श्लेष्मिक आवरण की स्थिरता में अप्रत्यक्ष कमी का संकेत देता है। D9 में यही संयोजन अधिक स्पष्ट और सक्रिय रूप में सामने आता है। यहाँ मंगल सप्तम भाव वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ स्थित होकर सूजन को केवल आंतरिक स्तर तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे पूरे शरीर की क्रियात्मक संतुलन प्रणाली में सक्रिय कर देता है। सप्तम भाव शरीर के संतुलन और बाहरी प्रतिक्रिया का द्योतक है, अतः यहाँ मंगल की तीव्रता व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनाती है, जिसका प्रभाव मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर पड़ता है। बुध भी इसी सप्तम भाव में मंगल और सूर्य के साथ स्थित होकर यह स्पष्ट करता है कि यह सूजन सीधे आंतों और पाचन तंत्र को प्रभावित कर रही है, जिससे आंतरिक असंतुलन बाहरी लक्षणों के रूप में प्रकट होता है। शुक्र षष्ठ भाव तुला राशि में केतु के साथ स्थित होकर रोग भाव में सुरक्षात्मक परत के क्षरण और ऊतकों की कमजोरी को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। षष्ठ भाव रोग, संघर्ष और असंतुलन का सूचक है और केतु के साथ शुक्र की युति शरीर की पोषण और संरक्षण क्षमता को कम करती है, जिससे ऊतक स्तर पर क्षति की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार D1 में जो स्थिति आंतरिक, छिपी हुई और दीर्घकालिक रूप में स्थापित होती है, वही D9 में सक्रिय, प्रकट और रोग के रूप में विकसित होती है। मंगल द्वारा उत्पन्न सूजन, बुध द्वारा संकेतित आंतों की संवेदनशीलता और शुक्र द्वारा दर्शाई गई सुरक्षात्मक परत की कमजोरी, ये तीनों तत्व जब 6, 7 और 8 भावों के माध्यम से बार बार सक्रिय होते हैं, तो यह संयोजन सामान्य जीवन में भावनात्मक अस्थिरता, अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता और नियमितता की कमी के रूप में दिखाई देता है, तथा स्वास्थ्य स्तर पर यह धीरे धीरे एक दीर्घकालिक, सूजनाधारित आंत संबंधी विकार के रूप में विकसित होता है। D60 षष्ट्यांश कुंडली में भी मंगल, बुध और शुक्र के माध्यम से वही मूल पैटर्न और अधिक गहराई के स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो इसे केवल वर्तमान जीवन की परिस्थिति नहीं बल्कि मूल कारण से जुड़ी प्रवृत्ति बनाता है। यहाँ लग्न वृश्चिक है, जिससे संपूर्ण संरचना पहले से ही गहन, संवेदनशील और आंतरिक रूप से प्रतिक्रियाशील बन जाती है। मंगल अष्टम भाव मिथुन राशि में स्थित होकर सीधे दीर्घकालिक, छिपी हुई और पुनरावृत्त होने वाली सूजन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अष्टम भाव की प्रकृति ही गहराई, संकट और लंबे समय तक चलने वाले कष्ट से जुड़ी होती है, और मिथुन का संबंध तंत्रिका तथा पाचन तंत्र से होने के कारण यह सूजन केवल सतही नहीं बल्कि आंतरिक तंत्रों को प्रभावित करने वाली बन जाती है।
बुध द्वादश भाव तुला राशि में स्थित होकर आंतों, पाचन और शरीर की सूक्ष्म प्रक्रियाओं में हानि, क्षय और ऊर्जा के रिसाव को दर्शाता है। द्वादश भाव का संबंध हानि, अलगाव और अस्पताल जैसे अनुभवों से होता है। इसलिए यहाँ बुध की स्थिति यह संकेत देती है कि आंतों की कार्यप्रणाली केवल कमजोर ही नहीं बल्कि धीरे धीरे क्षीण होने वाली है। यह स्थिति व्यक्ति के सामान्य जीवन में भी मानसिक थकावट, अधिक सोच और ऊर्जा के असंतुलित उपयोग के रूप में प्रकट हो सकती है, जिससे शारीरिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बनता है। शुक्र भी इसी द्वादश भाव तुला राशि में बुध के साथ स्थित होकर शरीर की सुरक्षात्मक परत, पोषण और संतुलन की क्षमता में क्षय को दर्शाता है। शुक्र सामान्यतः शरीर में स्नेह, संतुलन और ऊतकों की रक्षा का कारक होता है, लेकिन द्वादश भाव में इसकी स्थिति यह दिखाती है कि यह संरक्षण धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे श्लेष्मिक परत और ऊतकों की मजबूती घटती है। यह केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि जीवन में संतुलन, आराम और सहजता की कमी के रूप में भी दिखाई देता है। इस प्रकार D60 में मंगल अष्टम भाव के माध्यम से सूजन को दीर्घकालिक और गहरे स्तर पर स्थापित करता है, जबकि बुध और शुक्र द्वादश भाव के माध्यम से आंतों और उनकी सुरक्षात्मक परत में क्षय और हानि का संकेत देते हैं। यह संयोजन सामान्य जीवन में निरंतर आंतरिक दबाव, असंतुलन और ऊर्जा के रिसाव के रूप में प्रकट होता है, और स्वास्थ्य स्तर पर यह एक ऐसे रोग की प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसमें सूजन, आंतों की कमजोरी और ऊतक क्षति तीनों एक साथ कार्य करते हैं और समय के साथ बढ़ते जाते हैं। मंगल के बार बार सक्रिय होने से शरीर और मन दोनों में तीव्रता, प्रतिक्रिया और आंतरिक उष्णता की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसलिए जीवन में ऊर्जा का नियमित और बाहरी रूप से निष्कासन अत्यंत आवश्यक था। यदि यह ऊर्जा नियंत्रित गतिविधि, श्रम या शारीरिक क्रिया में परिवर्तित होती तो यह उत्पादक बनती, अन्यथा यही ऊर्जा भीतर संचित होकर शरीर में सूजन के रूप में प्रकट होती है। बुध के अष्टम और द्वादश भाव से जुड़े होने के कारण जीवन में सरलता, नियमितता और सीमितता अत्यंत आवश्यक थी। जटिलता, अत्यधिक विचार, अनियमित दिनचर्या या असंतुलित आहार इस संरचना के लिए उपयुक्त नहीं थे। जीवन को ऐसे ढंग से व्यवस्थित करना आवश्यक था जहां पाचन, नींद और मानसिक क्रियाएं एक निश्चित लय में चलें। यदि यह संतुलन बना रहता तो आंतरिक तंत्र स्थिर रह सकता था, अन्यथा धीरे धीरे वही असंतुलन रोग का रूप ले लेता है। शुक्र के षष्ठ और द्वादश भाव से जुड़े होने से यह स्पष्ट होता है कि शरीर की संरक्षण क्षमता, पोषण और संतुलन को बनाए रखना जीवन का एक प्रमुख आधार होना चाहिए था। अत्यधिक कठोरता, उपेक्षा या विपरीत रूप से अत्यधिक भोग, दोनों ही स्थितियां इस संरचना के लिए हानिकारक थीं। इन तीनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव से यह स्पष्ट होता है कि जीवन का आदर्श रूप अनुशासन, शनि का अप्रत्यक्ष समर्थन, नियमितता और आत्मनियंत्रण पर आधारित होना चाहिए था। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझकर संतुलित करना, ऊर्जा को भीतर संचित करने के बजाय सही दिशा में उपयोग करना और जीवन को अनियमितता के बजाय एक स्थिर संरचना में ढालना, ये सभी आवश्यक तत्व थे।